1960 से हमारा आप कह लें जिस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी बुनियाद रखी गई यूब खान के टाइम पे, लेकिन इसमें इम्पीटस आया जब भारत ने धमाके किए तो जुल्फ़िकार भुट्टो साहब हिस्टोरिकली रिकॉर्ड और डॉक्टर कदीर खान अपनी बहुत बड़ी जॉब छोड़ के आए अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे उनको मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते थे और उन्होंने पूरा डेडिकेट किया, फिर एक टीम बनी और फिर उसमें फौज का किरदार भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी, जितनी सिक्योरिटी थी कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज की, जहाँ पे सारा प्रोग्राम संभल किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने हुए आज 26 बरस मुकम्मल हो चुके हैं। पूरी कौम आज यौम तकबीर मना रही है। आज का दिन हमारे लिए कितना अहम है? जी, सबसे पहले तो जितने भी साइंसदान इसमें बशमूल डॉक्टर कदीर खान जिन्होंने लीड किया इस प्रोग्राम को, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उनकी बदौलत, उनकी आइवस शबाना रोज मेहनत की वजह से पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर बना। और 28 मई इस लिहाज से इम्पोर्टेंट, पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी को डिस्प्ले किया। ऑलरेडी इस पे न्यूक्लियर पावर तो अब बन चुके थे लेकिन अब टाइम आ गया था। उसका बैकग्राउंड आपको पता होगा कि 11 और 13 मई के दरमियान भारत ने पोखरण में 5 एटमी धमाके किए और भारत 1974 में ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर बन चुका था। जी। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर था और साइंटिस्ट पे भी। बड़े कम टाइम में ये फिर अरेंजमेंट की गई। चगाई ने फिर देखा 28 मई को कि पाकिस्तान ने 6 एटमी धमाके किए और जब पूछा गया प्राइम मिनिस्टर से कि 6 क्यों, तो उन्होंने कहा जी एक जो आपने 74 में किया था उसका भी जवाब दे दिया गया। जी, तो हर लिहाज से इसमें साइंसदानों की एक्सपर्टीज है, मेहनत है। और एक और बात, ये ऐसा प्रोग्राम था या है जिस पे तमाम पॉलिटिकल मिलिट्री लीडरशिप की कंसेंसस रही। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब मरहूम ने इसको शुरू किया, उसके बाद साइंटिस्ट की एक टीम बनाई गई और फिर सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, चाहे वो डिक्टेटर थे चाहे पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक लीडर थे, जिसमें शाह खान साहब हैं, फिर उसके बाद जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद जो है अपना सक्सेसिव गवर्नमेंट जो बाद में जरदारी साहब। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि कौम की सर्वाइवल का मसला था तो इसको पाया तकमील तक पहुंचाया गया। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये बड़ी डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो भी 7-8 मुल्कों के पास है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान टॉप 7-8 मुल्कों में आता है। अगर डिटर्मिनेशन हो, अवाम कुर्बानियां देने को हमेशा तैयार होती है। अगर लीडरशिप डिटर्मिनेंट हो तो ये जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। कोई भी खूबसूरत बात की आपने, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। साकी ब्रिगेडियर साहब, सिंस यू बीन पार्ट ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, मैं ये जानना चाहता हूँ, मुझ समेत जितने भी नाज़रीन अब देख रहे हैं, कि जब भारत ने एटमी धमाके किए, पाकिस्तान का उस वक्त में एटमी धमाके करना कितना जरूरी था? जी, इसमें आपको याद होगा कि ये 1998 में बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वाजपेयी साहब उनके प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद एक आई वुड से थ्रेट्स का तूफान भारत से बर्पा किया गया। पाकिस्तान को बड़ा चढ़ाया गया था, हमें याद है, मैं उस वक्त एक मेजर था और इसमें बड़ा टॉन्ट किया गया जी कि आपके पास अगर है तो डिस्प्ले करें, और शायद मतलब वो ब्लफ कॉल करना चाहते थे। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने, मिलिट्री लीडरशिप ने बड़े कम टाइम में और इतना जबरदस्त रिस्पांस था। अगर आप टेक्नोलॉजी देखें तो इस वक्त भी अगर आप कैलकुलेट करें, जाके आप गूगल पे सर्च कर लें, पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत से आगे है। माइंड यू, ये एक ऐसी चीज है जिसपे नंबर ऑफ वॉर हेड्स और क्वालिटी ऑफ वॉर हेड्स बहुत बेहतर है। और अभी जहाँ पे हम पहुंच गए तो हर लिहाज से 1998 का अगर आप देखें जो जज्बात थे वो आई वुड से आसमान को छू रहे थे, क्योंकि उस दिन पाकिस्तान ने डिस्प्ले किया कि हम, और फिर इसका जो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है 3 दफा, जिसकी चूंकि से एक डिटरेंस क्रिएट की, 3 दफा इसका डिस्प्ले हो चुका है। इसमें 2002 पहले कारगिल हुआ, डिस्पाइट के नया पाकिस्तान न्यूक्लियर बना था स्टेट, डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट, भारत आगे नहीं बढ़ सका और उसको शिकस्त हुई। फिर 2002-3 में एक बहुत बड़ी भारत ने फौज आगे खड़ी की हमारे बॉर्डर्स पे, लेकिन आगे नहीं बढ़ सका। फिर स्विफ्ट रिटॉर्ट में जब एयरफोर्स का एक्सचेंज हुआ तो हमने उनका ज्यादा नुकसान किया, बल्कि हमारा अल्लाह के फल से कोई नुकसान नहीं, और भारत फिर एस्केलेट नहीं कर सका। ब्रिगेडियर साहब, आज के दिन पाकिस्तान मुस्लिम मुल्कों की पहली और दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत और कुव्वत बनकर उभरा। बतौर जौहरी ताकत पाकिस्तान कितना स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल है और उस वक्त था, और मुंह तोड़ जवाब देना कितना जरूरी था दुश्मन की आंख में आंख डालकर? जी, इसमें आई थिंक अगर इस्लामिक वर्ल्ड या वो इशू को देखें तो ये पाकिस्तान का जो क्रेडिट्स को बड़े फख्र से देखा है। आप मिडल ईस्ट चले जाएं, अभी हालिया दिनों में मैं टर्की में था, उसमें आप अफ्रीका में चले जाएं, जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड बड़े फख्र से इस चीज को बयान करते हैं कि वी हैव वन कंट्री
जिसके पास न्यूक्लियर पावर है और डिटरेंस है, और काफी कंट्रीज समझते हैं कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में उनकी मदद भी कर सकता है। तो इस लिहाज से एक इस्लामिक न्यूक्लियर प्रोग्राम के तौर पे भी देखा जाता है। इस पे डिफरेंट राय है, कई लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, लेकिन डेफिनेटली इसमें इस्लामी ममालिक की हेल्प भी शामिल है। अगर आप डॉक्टर कदीर खान का देखें किस तरीके से उन्होंने इसके लिए एफर्ट की, या जो गवर्नमेंट्स थी, तो उसमें काफी मिडल ईस्ट से हमारे दोस्त ममालिक ने भी सपोर्ट की। उसके बाद फिर आ जाते हैं कि इस वक्त जो स्टेचर है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आप देखा कि वॉरफेयर का दौर है, ईस्ट यूरोप में लड़ाई लगी हुई है, इस तरह मिडल ईस्ट में है, तो ये बड़ा जरूरी है कौमों की जिंदगी में कि आप पास इतना दिफाई साजो सामान हो। और भारत में बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, उनकी कन्वेंशनल फोर्स बहुत बड़ी है, $80 अरब से ज्यादा का बजट है साल का, कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते पाकिस्तान का, तो इस फौज का क्या फायदा है। और इसमें आई थिंक एक मेजर चीज जो है वो न्यूक्लियर डिटरेंस है, और ये आई थिंक पाकिस्तान की बड़े फख्र की बात है। ब्रिगेडियर साहब, अब 26 साल हो गए सर इस वाक़े को, ये बताइएगा कि अगर इंट्रोस्पेक्टिवली एनालिसिस किया जाए सारी सिचुएशन का, कितना सफ़र पाकिस्तान ने तय किया और अभी कितना बाकी है? ये अगर टेक्नोलॉजी देखी जाए तो ये काम काफी पीछे चला है। तो 60 से हमारा आप कह लें जिस तरह न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसकी बुनियाद रखी गई यूब खान के टाइम पे, लेकिन इसमें इम्पीटस आया जब भारत ने धमाके किए, तो जुल्फिकार भुट्टो साहब हिस्टोरिकली रिकॉर्ड और डॉक्टर कदीर खान अपनी बहुत बड़ी जॉब छोड़ के आए अपनी फैमिली के साथ, जहाँ पे उनको मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते थे, और उन्होंने पूरा डेडिकेट किया, फिर एक टीम बनी, और फिर उसमें फौज का किरदार भी है, पॉलिटिकल लीडरशिप का भी, जितनी सिक्योरिटी थी, कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज की, जहाँ पे सारा प्रोग्राम संभल किया गया। और अभी अल्लाह के फजल से इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्शन पूरे पाकिस्तान में अभी इस पर डिस्क्लोज नहीं कर सकता हमारी लोकेशन जहाँ से आप, फिर अभी आ जाता है कि आप कितना एरिया कवर करते हैं। अभी इस वक्त अल्लाह के फजल से जो मिसाइल कैपेबिलिटी है उसमें आप भारत के अंडमान आइलैंड्स तक कवर करते हैं, और मेनली हमारा चूंकि हरीफ जो है भारत ही है, किसी दोस्त मुल्क के अगेंस्ट हमारा ये प्रोग्राम नहीं है, तो भारत जो है बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। फिर इसके अंदर 3 डायमेंशनल कह लें या ट्राइडेंट कैपेबिलिटी है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के पास है, हमारी स्पेस के अंदर अभी डेवलपमेंट आपने देखी, आज भी सैटेलाइट लॉन्च होने की बात हो रही है, नेविगेशन सिस्टम्स हैं, तो बहुत ज्यादा आई थिंक एडवांस्ड है। और मिसाइल प्रोग्राम में अगर देखा जाए टेक्नोलॉजी वाइज, और न्यूक्लियर प्रोग्राम में भारत से आगे है। ठीक, तो ब्रिगेडियर साहब, एशियन टाइगर बनने का जो एक ख्वाब पाकिस्तान का, और मुस्लिम उम्मा के हवाले से जब हम बात करते हैं बिलखसूस, तो उसमें बतौर लीडरशिप जो किरदार अदा करना चाहिए, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? इसमें आई थिंक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इससे पहले मेंशन हुआ, एक इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेक्नोलॉजी, तो अगर आप इस पे अबूर पा सकते हैं और उसमें दुनिया में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, आई थिंक एशियन टाइगर बनने के लिए अगर आप कौम का प्रोग्रेस देखें, अवाम का जो कैरेक्टर है, जो मेहनत है, बाहर आप जाएं, अभी ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं, हर जगह लोग तारीफ करते हैं, सिर्फ लीडरशिप ठीक हो, उसके बाद आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दें, तो कोई ऐसी चीज नहीं है। अगर ये टेक्नोलॉजी 80s में आपने हासिल की, तो आई थिंक एनीथिंग स्काई इज द लिमिट, और कौम डिलीवर कर सकती है। और सिर्फ इसमें लीडरशिप का सिंसियर होना, फोकस होना, अभी जिस तरह IFC का मेंशन 5-6 बड़ी टेक्नोलॉजीज और एरियाज हैं जिन पे फोकस है। ब्रिगेडियर साहब, अब चूंकि 28 मई के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुद से, और आज ना सिर्फ दुनिया को बिलखसूस भारत को भी जो मैसेज देना चाहिए वो ये कि जो बारहा बात की जाती है पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको उस पर सवाल उठा के ये कहा जाता है कि जी पता नहीं कि जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो सेफ हैंड्स में है या नहीं है, तो कितना मजबूत और कितना सेफ है हमारा दिफाई निज़ाम? आई थिंक अभी तो दिफाई निज़ाम बहुत आगे जा चुका है। मैं सिर्फ मिसाल दूंगा, जब जंग जाओ का टाइम था और उस वक्त शायद हम कोई बिल्कुल इनिशियल स्टेज में थे, 1980s की बात है, और भारत ने जब फौजें इकट्ठी की थी बॉर्डर पे, तो उन्होंने एक छोटा सा पैगाम दिया था। तो आई थिंक अभी 88 से अगर आप देखें यहाँ पे इट्स ऑलमोस्ट नाउ, जिस आपने मेंशन किया, बेशुमार टाइम गुजर चुका है, तो कैपेबिलिटी अल्लाह के फजल से है। बाकी ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, आपके ख्याल में खुदा न खासा ये। ठीक, बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, वीर के इस अहम दिन के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे।